स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अकबर की दक्षिण नीति के बारे में चर्चा की और आज की क्लास में हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में बात करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से अकबर ने अपनी राजपूत नीति को अपनाया और अकबर द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए और साथ ही अकबर की राजपूत नीति के परिणाम क्या निकले। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। अकबर की राजपूत नीति के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर पहला या प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति को अपनाया गया और उनको अपने साथ मिलाने का प्रयत्न किया गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं, जैसे अकबर एक दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ शासक था, वो साम्राज्यवादी शासक था और वो भारत में एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। लेकिन वो ये चीज़ या ये बात अच्छे से जानता था कि ऐसा राज्य राजपूतों की सहायता के बगैर स्थापित करना मुश्किल है। इसके साथ साथ उसे यह भी ज्ञान था कि राजपूतों के सहयोग के बिना राजनीतिक और सामाजिक एकता को लाना असंभव है। यही वजह थी कि उसने दिल्ली के सुल्तानों की दमन नीति के स्थान पर मित्रता की नीति को अपनाया। बलबन, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक जैसे शक्तिशाली विजेता भी भारत में एक स्थायी मुस्लिम राज्य को स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने राजपूतों के साथ कठोरता की नीति अपनाई या कठोरता का व्यवहार किया। अकबर के अपने जो मुग़ल, उज़्बेक और तुर्क सरदार थे वो स्वार्थी, बेईमान और विश्वासघाती थे और सदैव अपने ही हितों की चिंता करते थे, न कि उसके हितों की। वे अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने और षड्यंत्र रचने से हिचकिचाते नहीं थे। आसिफ खां, अब्दुल्ला खां और खान जमान आदि कई मुस्लिम सरदारों द्वारा उसके विरुद्ध कई विद्रोह किए गए। दूसरी तरफ अफ़गान अब भी अपने खोए हुए राज्य को हासिल करना चाहते थे। उनकी शक्ति सदैव के लिए कुचलने के लिए उसको राजपूतों की सहायता की आवश्यकता थी। राजपूत वीर, साहसी, वफादार और विश्वास पात्र थे और राजपूतों में से उसे वीर, स्वामी भक्त सैनिक प्राप्त हो सकते थे। अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार अपनाया। उससे पूर्ववर्ती जो दिल्ली के सुल्तान थे वो हिंदू और मुसलमानों को समान नहीं समझते थे और उन्होंने हिंदुओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव को मिटाकर उनके साथ समानता का व्यवहार किया और दोनों को एक से अधिकार दिए। मुख्य रूप से अकबर के शासन में हिंदुओं और राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर द्वारा जिन राजपूत राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे उन्हें भी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। साथ ही उसके राजपूत सरदारों को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। अकबर ने राजपूतों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने के लिए हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए। सबसे पहले उसने आमेर की भारमल की लड़की जोधाबाई के साथ विवाह किया। जोधाबाई से कालांतर में सलीम पैदा हुआ जो जहांगीर के नाम से मुग़ल बादशाह बना। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर की राजपूत राजकुमारियों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए और सलीम का विवाह भगवान दास की लड़की मानबाई के साथ किया गया। इन विवाहों से राजपूतों के साथ संबंध और भी घनिष्ठ हो गए थे और वो उसके प्रति वफादार बन गए। अकबर ने राजपूतों और हिंदुओं को उनकी योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव को अपनाते हुए ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। भारमल के लड़के भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल आदि हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया। अकबर के राजपूत सैनिक और सेनापति मुसलमानों की अपेक्षा अधिक विश्वास पात्र और स्वामी भक्त थे। अकबर ने अपने पराजित राजपूत शासकों के साथ सद्व्यवहार अपनाया और उन्हें सम्मान दिया।
जिन राज्यों के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की उनके साथ उसने युद्ध भी किए, जैसे गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर आदि। परंतु जिन शासकों ने युद्ध के पश्चात अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने उनका पूरा आदर किया और उनको अपना मित्र बना लिया। राजस्थान में मेवाड़ ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत हिंदू समाज में बहुत सारे सुधार किए। उस समय हिंदू समाज में अनेक कुरीतियाँ थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, विधवा विवाह का निषेध आदि। अकबर ने इन प्रथाओं को रोका और विधवा विवाह की आज्ञा देकर हिंदुओं का सामाजिक स्तर ऊंचा किया। हालांकि अकबर के जो ये सामाजिक सुधार थे वो हिंदू समाज पर अधिक स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन इन सुधारों के द्वारा अकबर हिंदुओं और राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने में सफल हुआ। अकबर की राजपूत नीति के बहुत सारे महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जैसे वे राजपूत जो मुस्लिम शासकों के शत्रु थे और सदैव उनका विरोध किया करते थे, अब अकबर के मित्र बन गए और उन्होंने अकबर का विरोध करना छोड़ दिया। राजपूत अकबर के स्वामी भक्त बन गए और उन्होंने तन, मन और धन से उनकी सेवा की और उसके लिए अपना रक्त तक बहाया। राजपूतों की सहायता से ही अकबर द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। राजपूत मुगल साम्राज्य की तलवार और ढाल थे। राजपूतों की सहायता से उसने विद्रोही सरदारों के विद्रोह का दमन किया। राजपूतों की सहायता से और सहयोग से उसने राज्य में शांति स्थापित की और जिसके कारण देश के व्यापार में उन्नति हुई और लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ और उनका जीवन सुखी व समृद्धशाली हो गया। अकबर अपनी राजपूत नीति के कारण ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ता प्रदान कर पाया। उसकी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों की एकता भंग हो गई और अनेक राजपूतों द्वारा अकबर का आधिपत्य या सर्वोच्चता स्वीकार कर लिए जाने के कारण राणा प्रताप जैसे कुछ ही वीर ऐसे रह गए जिनके द्वारा अकबर का विरोध किया गया। तो इस प्रकार राजपूतों की एकता व शक्ति को भारी आघात पहुंचा। अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूताना पर अकबर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इससे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। अकबर की इस नीति के कारण हिंदू व मुसलमानों में आपसी मेलजोल बढ़ा और जीवन के हर क्षेत्र में आदान प्रदान के कारण एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति कहा जाता है। मुगलों की भारत को ये सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि अकबर की राजपूत नीति के कारण एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ और मुगलों का भारत में केवल स्थायी शासन ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि मुगल सम्राटों को वीर और पराक्रमी राजाओं की सैनिक व कूटनीतिक सेवाएं भी प्राप्त हुई। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप भारत में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महान उन्नति हुई।